व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग खत्म करा था। आज हम स्टाफिंग शुरू करेंगे और स्टाफिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन फर्स्ट पार्ट। और इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस आएंगे। बहुत फनी ये चैप्टर लगता है मुझे पर्सनली, क्योंकि हमारी जो मेमोरी टेक्निक्स है ना, जो याद करने की तुम्हें टेक्निक्स बताऊंगा, वो इतनी फनी है और मज़ा आ जाता है इस चैप्टर को पढ़ते हुए। तो चलो आज शुरू करने जा रहे हैं हम चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। और बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट पार्ट एंडिंग की तरफ जा रहा है और इस वीक के एंड में हमारा ऑर्गेनाइजिंग का टेस्ट रहेगा, तो उसको तैयार कर लेना। पूरा चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग से ही सवाल दूंगा और बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर करना। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं स्टाफिंग, और इस चैप्टर में क्या है देखते हैं। लेट्स बिगिन। चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अब देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग बेसिकली फंक्शंस पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस होते हैं? 5 होते हैं सर। सबसे पहला प्लानिंग, जिसको हमने पूरा चैप्टर पढ़ा। ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए, चीज़ों को डिवाइड करा। अब जब डिपार्टमेंट्स बना दिए तो यार उन डिपार्टमेंट्स में काम कौन करेगा, ये भी तो देखना ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में, चैप्टर जो है पूरा का पूरा स्टाफिंग, ये कौन से शब्द से आया है? स्टाफिंग चैप्टर आ ही रहा है स्टाफ से। और स्टाफ एक ऑर्गेनाइजेशन की जान होता है, बिना स्टाफ के ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता। तो हम लोग इवन एक नंबर में ये भी क्वेश्चन आता है, नेम द फंक्शन विच पुट्स लाइफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में लाइफ डालने वाला फंक्शन यही होता है। एक नंबर में लिख लेना अपने पास, नेम द फंक्शंस विच फिल्स या विच पुट्स लाइफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में जान यही डालता है। स्टाफिंग क्या होता है देखो, आफ्टर प्लानिंग एंड सिलेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, द नेक्स्ट स्टेप इज टू फिल करना वेरियस पोजीशंस और पोस्ट। जितने भी अलग अलग पोस्ट बनाई हैं, पोजीशंस बनाई हैं, डिपार्टमेंट्स बनाई हैं, उनको भरना भी तो है लोगों से, उसी को स्टाफिंग बोलते हैं। बट सर क्या सिर्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेना सफिशिएंट है? क्या सिर्फ पोजीशन फिल कर देना सफिशिएंट है? ना, फिल एंड कीपिंग फिल्ड, याद रखना, टू फिल एंड टू कीप देम फिल्ड। मतलब कि इस तरीके से काम करना है कि स्टाफ मिल भी जाए और फिर वो लगातार आपके लिए काम भी करे। ये नहीं कि यार आपने रख लिया और फिर 3 दिन बाद वो चला गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टाफिंग इज पुटिंग पीपल टू जॉब। स्टाफिंग एम्स एट फाइंडिंग द राइट पर्सन, सही इंसान ढूंढना, फॉर राइट जॉब एट द राइट टाइम, ठीक है। स्टाफिंग एम्स एट फाइंडिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। इसके साथ साथ हम क्या लिख के आ सकते हैं, विद राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट टास्क। ये सब स्टाफिंग का पार्ट है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ रहा है देखो, स्टाफिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्टाफिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, चलता रहता है। दिस इज बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन नीड टू रिटेन एंड मेंटेन इट्स पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है नंबर ऑफ पर्सन्स वर्किंग। एक पर्सन को पर्सन बोलते हैं, एक से ज्यादा होते हैं तो पर्सनल, ठीक है। इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। सही हो गया। स्टाफिंग की एक डेफिनेशन ये भाई साहब कून्स ने दी है, कून्स बहुत पॉपुलर है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। अब क्या आ रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। ये फंक्शन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इतना महत्व रखता है, व्हाई? स्टाफिंग में ऐसा क्या है? तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे स्टाफिंग में, फिलिंग द जॉब्स विद कॉम्पिटेंट पर्सनल, यानी कि जॉब्स को फिल करना सही इंसान के साथ। ये हमें मदद करता है कि हम एक ऐसा इंसान ढूंढे जो उस जॉब के लिए कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंट का मतलब जो उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड स्किल रखता है ना। अब फॉर एग्जाम्पल हम प्लान कर रहे थे चिंटू की शादी, ये चिंटू की शादी प्लान कर रहे हैं हम, ठीक है जी। प्लानिंग कर ली, फिर हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए कि भाई कौन कैटरिंग देखेगा, कौन डीजे देखेगा, कौन बेसिकली सारे अरेंजमेंट्स करेगा, अलग अलग चीज़ों के बना दिए। अब जो कैटरिंग वाला इंसान है, यानी कि जो हलवाई है, उसको डीजे पे बिठा दूं मैं और डीजे वाले को हलवाई बना दूं, चलेगा क्या? गड़बड़ हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? सब भाई साहब जो जितने भी मेहमान आएंगे सब गाली देके जाएंगे, ये कैसी शादी है? तो सही इंसान होना जरूरी है। तो स्टाफिंग में होता है मैनिंग करना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। मैनिंग का मतलब सही इंसान रखना थ्रू प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। दूसरा, स्टाफिंग से क्या होता है, सही इंसान मिलता है सही जॉब के लिए, समझे। द स्टाफिंग फंक्शन इज वेरी सिग्निफिकेंट टू एंश्योर हायर परफॉर्मेंस। और हायर परफॉर्मेंस कब होगा? बाय पुटिंग द राइट मैन एट द राइट जॉब।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कब करता है? जब ऑर्गेनाइजेशन ठीक ठाक पैसा कमा रहा होता है। और ग्रोथ का क्या मतलब होता है? ग्रोथ का मतलब होता है एम्प्लॉइज बढ़ना, ग्रोथ का मतलब होता है डिपार्टमेंट्स बढ़ना, ग्रोथ का मतलब होता है आपके प्रोडक्ट्स बढ़ना। तो ग्रोथ तभी हो पाएगी ना जब अच्छे लोग काम कर रहे होंगे, तभी तो आप ग्रो करोगे। तो ग्रो कैसे करोगे? ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल परफॉर्म्स बेटर विद राइट टाइप ऑफ पीपल। कॉम्पिटेंट एंड एफिशिएंट वर्कर्स एंश्योर्स इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ठीक है, तो 3 पॉइंट कौन कौन से हुए? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। फिलिंग द जॉब्स विद कॉम्पिटेंट पर्सन, उसके बाद प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब, और उसके बाद सर्वाइवल एंड ग्रोथ। देन वी हैव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है? देखो, ह्यूमन रिसोर्स एक सबसे बड़ा रिसोर्स होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आप कितनी ही हाईटेक मशीनें ले आओ, अगर उसको चलाने वाला इंसान सही नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो अब ह्यूमन रिसोर्स ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत से कम लोग हैं, आप तब भी ग्रो नहीं कर पाओगे। ज़रूरत से ज़्यादा है तो भी नहीं कर पाओगे भाई साहब, डूब जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जो प्रॉपर्ली कंपेयर करता है कि कितने लोगों की ज़रूरत है, अभी कितने अवेलेबल है, कितने नए चाहिए होंगे। तो जब प्रॉपर स्टाफिंग होगा तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा आपके ह्यूमन रिसोर्स का। स्टाफिंग प्रोसेस फैसिलिटेट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बाय अवॉइडिंग ओवर स्टाफिंग, यानी ज़्यादा भी नहीं होगा, अंडर स्टाफिंग यानी कम भी नहीं होगा, और इनकॉम्पिटेंट को भी हम नहीं लेंगे, जो हमारे लिए सही नहीं है उसको भी हम नहीं लेंगे। इट अवॉइड्स डिस्ट्रप्शन ऑफ वर्क ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ पर्सनल। काम रुकता नहीं है, काम चलता रहता है। इट हेल्प्स इन कंपीटिंग। हेल्प्स इन कंपीटिंग का मतलब होता है कि आपके कॉम्पिटिटर से आप कैसे कंपीट करोगे। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा स्टाफ है तो ऑब्वियसली मैं ज़्यादा इनोवेटिव होऊंगा, मैं ज़्यादा नई नई चीज़ें लेके आऊँगा, मैं ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा हूँगा, तो मैं compete भी आसानी से कर पाऊँगा, मैं हरा पाऊँगा अपने कॉम्पिटिटर को, क्योंकि मेरे पास स्टाफ बहुत ज़बरदस्त है, राइट। इट इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड हाई मोराल। इट बूस्ट द मोराल। तो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होता है। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट का मतलब जब आप प्रॉपर्ली असेस करते हो कि जिन लोगों की नीड है आपने वैसे ही लोग रखे हैं, प्लस आप रिवॉर्ड भी करते हो उनको जब वो अच्छा काम करते हैं उनकी परफॉर्मेंस के लिए, तो उससे क्या होगा? जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ता है और मोराल बूस्ट होता है। एम्प्लॉइज ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं और उनको लगता है यार हमारी तो ऑर्गेनाइजेशन है तो बढ़िया काम करेंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंस होती है स्टाफिंग की, कि अच्छा स्टाफ होना क्यों इंपॉर्टेंट है और अच्छे स्टाफ से क्या क्या चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। अब इसके बाद हम लोग स्टाफिंग का प्रोसेस पढ़ते हैं। पहले ये HRM वाला टॉपिक लास्ट में पढ़ाऊंगा तुम्हें। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्टाफिंग का प्रोसेस। तो स्टाफिंग के प्रोसेस का पहले मतलब जान लो, उसके बाद फिर बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाली हैं। देखो, अब हमें लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में काम पे लगाना है, यानी वी आर सर्चिंग फॉर स्टाफ, वी आर सर्चिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कितने लोग चाहिए, क्या यही तो पता करना ज़रूरी है ना। ऐसे थोड़ी ना है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन शुरू करा, आपको पता ही नहीं आपको कितने लोग चाहिए, आपको पता ही नहीं पोजीशन कितनी है, आपने बस ऑर्गेनाइजेशन में लोग ही भर लिए। तो भाई क्या करोगे? या तो तुम्हारे पास फालतू पैसा है या फिर तुम्हें पता ही नहीं कि कितने लोगों की नीड है। तो सबसे पहले स्टाफिंग में यू नीड टू एस्टिमेट द मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले यू हैव टू एस्टिमेट द मैन पावर रिक्वायरमेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। आपको कितने लोगों की जरूरत है पहले ये एस्टिमेट करो यार। आप लोगों को 5 लोग चाहिए, 7 लोग चाहिए, 10 लोग चाहिए, 4 लोग चाहिए, कितने लोग चाहिए पहले तो ये एस्टिमेट करो। सर ये एस्टिमेट कैसे होता है? ये एस्टिमेट करने के लिए 3 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले होता है वर्क लोड एनालिसिस। ठीक है जी, वर्कलोड एनालिसिस का क्या मतलब होता है सर? वर्कलोड एनालिसिस का मतलब होता है ये चेक करो कि इस काम को करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मैं फैक्ट्री है मेरी, मैं टी शर्ट्स बनाता हूँ, तो ये टी शर्ट बनाने के लिए कितने लोगों की नीड होगी, दिस इज वर्कलोड एनालिसिस। उसके बाद आप ये देखो कि आपके पास कितने लोग हैं। सपोज वर्कलोड 100 का आया, फिर आप चेक करो आपके पास अभी कितने हैं, उसको बोलते हैं वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क फोर्स का मतलब कि आपके पास कितने अवेलेबल हैं। सपोज आपके पास 88 अवेलेबल हैं, अब चाहिए थे 100, अवेलेबल हैं 88। आपने दोनों को कंपेयर करा, कंपेयर करके आपको पता लग गया कि 12 लोगों की जरूरत है। तो तीसरी चीज होती है कंपैरिजन। तो एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट में मैन पावर को एस्टिमेट करने के लिए आप 3 चीजें करोगे। सबसे पहले वर्क लोड यानी कि रिक्वायरमेंट कितने लोगों की होगी, वर्क फोर्स की कितने अवेलेबल हैं, एंड देन कंपैरिजन। कंपैरिजन करके पता चल जाएगा कि आप ओवर स्टाफ्ड हो या अंडर स्टाफ्ड हो। सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास ऑलरेडी 108 हैं,
चाहिए 100, तो भाई साहब ये 8 निकालने पड़ेंगे, आप ओवर स्टाफ्ड हो। तो स्टाफिंग में 3 चीज़ें देखनी है, वर्कलोड कितने लोगों की नीड है, वर्क फोर्स कितने अवेलेबल हैं, एंड देन यू नीड टू कंपेयर बोथ वर्कलोड एंड वर्क फोर्स। आफ्टर दैट यू विल रीच टू अ कंक्लूजन कि हाउ मच पर्सन्स यू एग्जैक्टली नीड, समझे। इसके बाद आता है रिक्रूटमेंट, नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट। अब सपोज हमने एस्टिमेट करा, एस्टिमेशन करके मेरे सामने आया कि भाई साहब मुझे 8 लोगों की जरूरत है। अब सपोज 8 लोगों की जरूरत है और 8 ही इंटरव्यू देने के लिए आए, तो आपकी मजबूरी है, आपको उन्हें रखना पड़ेगा। 8 की जरूरत है, 12 लोग इंटरव्यू देने के लिए आए, तो 12 में से बेस्ट 8 ले सकते हो। 8 की जरूरत है, 20 लोग आए, अब ज्यादा चांस है कि आपको शायद और अच्छा एम्प्लॉय मिल जाए। 8 की जरूरत है, 50 लोग आए, तो और ज्यादा बड़ा चांस है कि आपको बहुत शानदार एम्प्लॉय मिले। तो जितने ज्यादा लोग इंटरव्यू के लिए आएंगे उतना ज्यादा बेनिफिट है आपका। तो एक वो प्रोसेस जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो, इसको रिक्रूटमेंट प्रोसेस बोलते हैं। तो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग करना, अट्रैक्ट करना मोर एंड मोर नंबर ऑफ पीपल टू अप्लाई फॉर योर जॉब। अभी तो वो अप्लाई कर रहे हैं, जब एप्लीकेशन ज्यादा आएंगे तो पर्सन भी अच्छा मिलेगा हम लोगों को, है ना। अप्लाई करने के बाद फिर हम सिलेक्शन करते हैं। अब 50 आ गए, हमें 8 चाहिए थे, तो 50 में से 42 को मैं बोलूँगा बाय बाय और 8 को बोलूँगा वेलकम। तो जो 8 को वेलकम बोलूँगा ये तो खुश होंगे फुल, जो 42 को बाय बाय बोलूँगा ये बेचारे फुल रोएंगे, ओ हो। तो रिक्रूटमेंट ने 50 लोगों को होप दी थी कि शायद आपको जॉब मिलेगी। तो ये तो एक पॉजिटिव प्रोसेस कहलाता है। लेकिन सिलेक्शन ने तो 42 का दिल तोड़ दिया कि तुम किसी काम के नहीं हो, तो ये एक नेगेटिव प्रोसेस कहलाता है। तो 1 मार्क में आपसे पूछता है कि बताओ कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, आप बोलोगे रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को लग रहा है, उनके मन में होप पैदा हो रही है। और सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि जो नंबर ऑफ सिलेक्शन है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, पहले एस्टिमेशन कर लो, फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करो, रिक्रूटमेंट, देन जो भी आपको बेस्ट सूट होता है उसका सिलेक्शन करो, दैट इज सिलेक्शन। फिर क्या करना है सर, अब कोई भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपने सिलेक्शन करा, तो सिलेक्शन के बाद आप उसका प्लेसमेंट करते हो, यानी उसको प्लेस करते हो कि भाई साहब ये आपकी जगह है, यहाँ पे आप बैठ के काम करोगे, और उसका ओरिएंटेशन करते हो। ओरिएंटेशन का मतलब होता है जान पहचान करवाना कि ये आपके बॉस होंगे, ये आपके सबऑर्डिनेट होंगे, ये लोग आपके अंडर काम करेंगे, ये आपका ऑफिस है, ये बॉस का ऑफिस है, ये कैफेटेरिया है, ये वॉशरूम है, सब दिखाना पड़ता है भाई। कोई नया एम्प्लॉय आए, सोचो नया एम्प्लॉय आए, तुमने उसे सब दिखा दिया, वॉशरूम दिखाया नहीं। अब बेचारे को एकदम से इमरजेंसी नेचुरल कॉल आ गई पहले दिन ही, अब वो कहाँ ढूंढे भाई साहब वॉशरूम, वो परेशान हो जाएगा कि कहाँ भागूं, मुझे पता ही नहीं वॉशरूम कहाँ है। तो ओरिएंटेशन ज़रूरी है, हर चीज़ पता होनी चाहिए, उसको फैमिलियर करवाओ स्टाफ के साथ, पूरा ऑर्गेनाइजेशन दिखा दो कि भाई साहब आपकी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। मैं जस्ट मजाक करता रहता हूँ तो तुम्हारे साथ चीज़ें बताता रहता हूँ। मेनली लोगों से मिलवाना, ओरिएंटेशन इज़ मेनली लोगों से मिलवाना कि कौन कौन किन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, ताकि किसी से भी उसको कोई नेगेटिव एटीट्यूड बिल्डअप ना हो उसके माइंड में कि यार ये तो बड़ा इगोइस्टिक इंसान है, इसने मुझे बुलाया भी नहीं। तो यार बिजी भी तो हो सकता है सामने वाला इंसान, हमें किसी को भी एक नज़र में जज नहीं करना चाहिए, थोड़ा टाइम लेना चाहिए इंसान को समझने का, है ना। तो 4 नंबर पे होता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो सबसे पहले एस्टिमेशन होगा, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। फिर भाई साहब प्लेस करते ही कोई चमत्कार तो होगा नहीं कि सामने वाला काम करने लगेगा, उसको ट्रेन करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे होता है। जब उसकी ट्रेनिंग होगी तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट अपने आप होता रहेगा, साथ साथ वो डेवलप करने लगेगा, डे टू डे नई स्किल सीखेगा, तो उसका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो रहा है। ट्रेनिंग भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कितने पार्ट्स की होती है। फिर ट्रेनिंग के बाद अब हम उसके ऊपर एक कॉन्टिन्यूस नज़र रखेंगे कि ये काम कैसे कर रहा है, चेक करते रहेंगे कि ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ट्रेनिंग के बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा। फिर जब वो एम्प्लॉई लंबे समय तक अच्छा काम कर रहा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका प्रमोशन होना, उसकी करियर प्लानिंग होना, उसको अगली जॉब्स के लिए तैयार करना, प्रमोट करना, और लास्ट में उसका कंपनसेशन की पेमेंट क्या रहेगा, कैसे रहेगा, किस तरीके से उसको पैसा दिया जाएगा, क्या आउटपुट के हिसाब से, क्या टाइम के हिसाब से, कैसे। तो ये पूरा स्टाफिंग प्रोसेस है जो हमें याद करना है। हम लोग स्टाफिंग कैसे करते हैं, हम किस किस की स्टाफिंग कर रहे हैं, हम स्टाफिंग कर रहे हैं 2 लोगों की, एक तो इंजीनियर की, एक एसपी की और एक टीपीपीसी की, ठीक है।
तो क्या याद रखेंगे स्टाफिंग में? इंजीनियर SPTPPC, इंजीनियर SPTPPC, ERSPTPPC, इंजीनियर SPTPPC, समझते हो ना? तो एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट के साथ शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में परफॉर्मेंस ऑफ ईच जॉब नेसेसिटेट्स द अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन विद द स्किल्स। इसके लिए दो काम करने हैं, वर्कलोड, वर्कफोर्स। वर्कलोड कितने लोगों की जरूरत है, वर्कफोर्स कितने अवेलेबल है, कंपेयर कर दो, कंपेरिजन करके आपको पता चल जाएगा कितने लोगों की जरूरत है। ये आपको बेसिक लिख के आना है, ठीक है। वर्कलोड में फाइंडिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड, वर्कफोर्स में द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल, ठीक है। बेस्ट नोट्स हैं, तुम्हारे काम आएंगे। फिर रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब पोजीशंस। हमारे जॉब पोजीशन में अप्लाई करो। अब जो आपको लोगों को सर्च करना है तो वो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी कर सकते हो, उसको इंटरनल सोर्सेज बोलते हैं, बाहर से भी कर सकते हो, उसको एक्सटर्नल सोर्सेज बोलते हैं। यहाँ के लिए प्रोसेस के लिए अभी इतना याद रखना, क्योंकि हम रिक्रूटमेंट पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी अगली ही क्लास में, ठीक है। अच्छा जी, फिर सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन में आप सेलेक्ट कर लोगे, आपको पता होना चाहिए नेगेटिव प्रोसेस है, ऊपर वाला पॉजिटिव है। देन प्लेसमेंट, वंस द सेलेक्टेड एम्प्लॉय इवेंचुअली जॉइंस ही इज टू बी प्लेस्ड इन द जॉब, ठीक है। उसके साथ साथ उसका प्लेसमेंट होगा और ओरिएंटेशन होगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉइज टू द ऑर्गेनाइजेशन। देन ट्रेनिंग होगा, डेवलपमेंट होगा उसका। ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एम्प्लॉइज टू एक्वायर मोर नॉलेज एंड टू लर्न और शार्पन द स्किल्स, ठीक है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल अरेंजमेंट सारी चीजें बनाई जाती हैं ताकि उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जा सके। इससे क्या होगा? ट्रेनिंग से जर्नल इंप्रूवमेंट होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ेगा उसका। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल मींस इवैल्यूएटिंग द एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस अगेंस्ट सर्टेन स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स मस्ट बी रिवील टू द एम्प्लॉय, उसको बता देंगे हम कि भाई साहब इतना आपसे हमें टारगेट है कि आप इतना करोगे। सुपीरियर प्रिपेयर्स अ फीडबैक रिपोर्ट, और उस फीडबैक रिपोर्ट के आधार पे उसका अप्रेजल करा जाता है। उसमें क्या क्या आता है? जॉब क्या थी, परफॉर्मेंस कैसी हुई और फीडबैक क्या है। उसके बाद प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ करियर। प्रमोशन refers to being placed in positions of increased responsibility, more pay, more job satisfaction, right? Usually on the basis of feedback, performance appraisal, employees are given promotions for higher job positions. Compensation आप जानते ही हो। Compensation refers to all the forms of payments or rewards given to the employees. कुछ डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स होती हैं जैसे वेजेस, सैलरी, कमीशन, ये डायरेक्टली पैसे के फॉर्म में दी जाती है। कुछ इनडायरेक्ट होती हैं कि वेकेशन दे दिए, मेडिकल बेनिफिट्स दे दिए, ठीक है। A major problem for an organization is to match a person's compensation with employees' contribution. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसके contribution से कैसे मैच करें, कितना उसको पे करें, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। It should be fair and provide incentives to the employees, ठीक है। अब जो डायरेक्ट हमारी बेसिकली डायरेक्ट पेमेंट्स हैं, ये वाली वेजेस, सैलरी, कमीशन, ये दो तरीके से हो सकती है। एक होती है टाइम बेस्ड कि भाई वीकली, मंथली आपकी कितनी सैलरी है, और एक परफॉर्मेंस बेस्ड कि जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाओगे, जो चीज़ें बनाओगे उसके हिसाब से, ठीक है जी। ये था हमारा पूरा का पूरा स्टाफिंग का प्रोसेस जो आपको आना चाहिए। इंजीनियर, SP, TPPC। इसके बाद अगली क्लास में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखो 3 चीज़ें स्टाफिंग में, रिक्रूटमेंट जो मैंने आपको बताया, इंटरनल एक्सटर्नल पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। सिलेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये 3 पार्ट्स हमें और करने हैं और उसके साथ हमारा ये चैप्टर भी हो जाएगा समाप्त। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। इतना टॉपिक हमें याद करके चलना है सो दैट हम इस हफ्ते टेस्ट दे पाएँ। तो बड़े अच्छे से साथ साथ याद करके चलो। मुझे उम्मीद है आप याद कर रहे होगे। बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करके चलो और अगली क्लास में इस चैप्टर को एंडिंग की तरफ लेके चलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 3 क्लासेस में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं आपको नई क्लासेस के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो। कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।